एनिमी 2013 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे अराइवल के डायरेक्टर डेनिस विलेन्यू ने बनाया है। ये वही टाइप की मूवी है जिसे देखने के बाद आप कई दिनों तक इसकी एंडिंग के बारे में सोचते रहोगे। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूँ इस मूवी का कंप्लीट ब्रेकडाउन, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो में हम जानेंगे कि एनिमी मूवी में आखिर क्या चल रहा है, एडम और एंथनी में से कौन रियल है, पूरे प्लॉट का डिटेल एक्सप्लेनेशन और सबसे बड़ा सवाल लास्ट सीन में वो डरा देने वाला स्पाइडर का क्या सीन है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो बिना वक्त को बर्बाद किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सौ बात की एक बात, एडम और एंथनी फिजिकली सेम पर्सन है। मूवी में दिखाए जाने वाले कुछ सीन वास्तव में होते हैं, पर बचे हुए सीन्स एडम या एंथनी के सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। अगर आपने मूवी का पोस्टर ध्यान से देखा हो तो आपको दिखेगा जेक के कैरेक्टर के माइंड में सिटी तैयार की है और वो स्पाइडर दर्शाता है कि वो अपने माइंड में बने हुए सिनेरियोस के जाल में खुद ही फंसता जा रहा है। मूवी की काफ़ी सारी सब्जेक्टिविटी यही से इमर्ज होती है। ये मूवी जेक के कैरेक्टर के स्ट्रगल को दर्शाती है जिसमें वो अपने रिश्ते और अपने जीवन के अन्य तत्वों को एक साथ रखने की कोशिश करता है। इसका जवाब इतना सिंपल भी नहीं है। मूवी के कुछ पार्ट्स एक रियल कैरेक्टर को दिखाते हैं और बचे हुए पार्ट्स एंथनी या एडम की चाहत और पछतावे हैं। जबकि एंथनी स्मार्ट कॉन्फिडेंट है, वह अपनी पत्नी के साथ रिश्ते में खुद को प्रतिबद्ध करने में असमर्थ है, जो कि अब अपने 6 महीने के बच्चे को कैरी कर रही है। एंथनी पहले भी अपनी पत्नी को धोखा दे चुका है और नतीजतन उसकी पत्नी उस पर शक करती है। वह एक अभिनेता बनने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन 3 छोटी भूमिकाओं के अलावा वह ज़्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ एडम मेसी, डरपोक और बोरिंग है, फिर भी उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसके प्रति वो लॉयल है। हालांकि यह एक बेजान रिश्ता है जो कि ज़्यादातर फिजिकल है। उसके पास हिस्ट्री टीचर का एक रिस्पेक्टेबल करियर है। तो दोनों में से कौन असली है ये जानने की हम आगे कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे जनों को लास्ट सीन देखकर बहुत बड़ा शॉक लगा होगा। किसने एक्सपेक्ट किया था कि एक सीधे से चलने वाले सीन को बेडरूम के अंदर एक बड़ा सा स्पाइडर दिखा के एंड किया जाएगा। पर यह पहली बार नहीं है कि हमें मूवी में स्पाइडर दिखाया गया। इससे पहले एक बड़ा सा स्पाइडर शहर में घूम रहा था, जो कि जैसा मैंने कुछ देर पहले समझाया उसके माइंड में बनी इमेजिनरी दुनिया को दर्शाता है। उसके बाद मूवी की ओपनिंग में ही क्लब में हमें एक स्पाइडर की झलक देखने मिलती है। उसके बाद एक औरत है जिसका सर स्पाइडर का है और कार की विंडशील्ड भी एक वेब के पैटर्न में ब्रेक होती है। तो स्पाइडर से क्यों? ज़्यादातर फिल्म्स और गेम्स में स्पाइडर को एज ए एलिमेंट ऑफ फियर की तरह यूज़ किया जाता है। तो स्पाइडर स्केरी लगने की वजह है उसका अपने प्रे को ट्रैप्स में फंसाना, वो स्टिकी वेब जो प्रेस को हेल्पलेस बना देता है। तो स्पाइडर्स का और एनिमी मूवी का क्या कनेक्शन है? वो दर्शाता है कि कैसे जेक का कैरेक्टर फील करता है। वह अपनी चारों ओर की जिम्मेदारियों में फंसा हुआ महसूस करता है। वो जिम्मेदारियाँ उस पर आई है, वो उसके जीवन में आई महिलाओं के द्वारा रखी गई है। तो एक मायने में हर एक स्पाइडर उसके लाइफ में आई हुई वुमन को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो ऐसा अज्यूम करते हैं कि एंथनी रियल कैरेक्टर है और एडम उसने बनाए हुए आइडेंटिटी है। एंथनी को एक सक्सेसफुल मूवी एक्टर बनना है। वो महंगे कपड़े पहनता है, अच्छा अपार्टमेंट में रहता है और उसके पास महंगी बाइक भी है। मगर मूवीज़ में उसको सिर्फ 3 ही रोल मिले हैं। उसकी शादी हेलन से हुई है। एंथनी की वीकनेस है औरतें। वो हेलन के साथ चीट करता है। अब आगे की बात ध्यान से सुनना। एंथनी सुधरने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो अपना वादा भूलने लगता है और वो एडल्ट्री को कंटिन्यू करता है। हेलन अब 6 महीने के प्रेग्नेंट है। एंथनी अपने एक्टिंग होप्स को छोड़कर हिस्ट्री टीचर बन जाता है। ओपनिंग सीन में एंथनी क्लब में जाता है, जो कि क्लियरली शादीशुदा है क्योंकि उसने रिंग पहनी है। ये बात दर्शाती है कि कैसे एंथनी अपने कमिटमेंट से दूर भाग रहा है। टैरेंटुला का कुचलना उस कमिटमेंट को कुचलने का संकेत है जिसके ट्रैप में वो फंसा है, यानी कि बीवी और बच्चा। मेरे ख्याल से वो क्लब केवल एंथनी का अपनी पत्नी को धोखा देना रिप्रेजेंट करता है। वास्तव में एंथनी का बस एक अफेयर चल रहा है। ध्यान देना, जब उसकी बीवी उसको पूछती है कि क्या वो उससे झूठ बोल रहा है, तब वो थोड़ा हेजिटेट होकर नहीं बोलता है। उस पर उसकी बीवी बोलती है, क्या तुम उससे फिर से मिल रहे हो? यह सीन दिखाता है कि एंथनी अपने अफेयर्स को लेकर गिल्टी है। एंथनी जिसके साथ सोता है वो मैरी नहीं है। पूरी मूवी में दिखने वाली मैरी सिर्फ उसके सबकॉन्शियस माइंड की पार्ट है। मैरी उन औरतों को रिप्रेजेंट करती है जिसके साथ एंथनी का अफेयर चल रहा है। इसलिए हमें कभी दिखाया नहीं गया कि मैरी असल में कौन है, कहाँ रहती है, वगैरह वगैरह। एडम एक हिस्ट्री टीचर है जो कि एक्चुअली एंथनी है।
एंथनी को ये बहुत सांसारिक लगता है और उसने इस जीवन को एडम नाम के वैकल्पिक व्यक्तिमत्व के साथ जोड़ा है। एंथनी खुद को एक दिलचस्प आदमी मानता है। जो खुद के हिस्से उसे उबाऊ लगते हैं उसे उसने एडम नाम के अल्टर ईगो में बदल दिया है। यही एक कैरेक्टर है जो कि अच्छा इंसाइट देती है कि एक्चुअली फिल्म में चल क्या रहा है। मूवी का स्टार्ट होता है उसके माँ के वॉइस मैसेज के साथ, जो कि है, Hello darling, it's your mother. Thank you for showing me your new apartment. I'm worried about you. How can you live like that? Anyway, would you call me back? Let's get together again. बाद में एडम अपने माँ से मिलता है और वो बोलती है, You are my only son. I am your only mother. You have a respectable job. You have a nice apartment. I think you should quit that fantasy being a third-rate movie actor. तो उनके ओपिनियंस में इतना डिफरेंसेस क्यों है? वेल, पहली बार जब बात हुई थी तब वो बहुत महीनों पहले की बात होंगी जब एंथनी अनसक्सेसफुल था और वो किसी छोटे घर में रहता था। दूसरी बार जब बात हुई तब वो टीचर बन गया था। ये पॉइंट पे उसने एक्टिंग छोड़ दी थी और इसके कारण उसकी माँ काफ़ी खुश आ रही थी। उसकी माँ आगे ये भी बोलती है, You have enough trouble sticking with one woman, don't you? तो ये बात उस डिफ़िकल्टी को दर्शाती है जो कि एंथनी अपनी बीवी के साथ जी रहा है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एडम के पर्सपेक्टिव से। उसे एक टीचर के रूप में दिखाया जाता है जो कि एक डल और रिपीटेटिव लाइफ जी रहा है। इवन फिजिकल रिलेशनशिप को भी रिपीटेटिव दिखाया जाता है। क्लास में एडम यह बोलता है, So in ancient Rome, they gave the people bread and circuses. They kept the populace busy with entertainment. Lower education. They limit culture. Censor information. They censor any means of individual expression. ये इंडिकेट करता है कि एंथनी खुद से ही इंफॉर्मेशन सेंसर कर रहा है। ऐसा करने से वो खुद को कंट्रोल में महसूस करता है। उसकी रियलिटी है कि वो हिस्ट्री टीचर है और मैरी उसके माइंडलेस अफेयर्स को दर्शाती है। बाद में एडम का एक कोवर्कर उसे एक मूवी सजेस्ट करता है। एडम कहता है कि वो ज़्यादा बाहर मूवीज़ देखने नहीं जाता। कोवर्कर जो मूवी एडम को सजेस्ट करता है उसका नाम होता है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इस मूवी में एंथनी का छोटा सा रोल होता है। ये मूवी का सजेशन कुछ नहीं बल्कि मन की गहराइयों में एक हल्की सी जागृति है। एडम की पर्सनैलिटी को यह समझने के लिए छोटा सा ट्रिगर दिया जा रहा है कि वो एंथनी से जुड़ा है। एडम मूवी देखता है और मूवी के बाद मैरी के साथ सोने जाता है। बेड में मैरी के साथ वो एग्रेसिव नज़र आता है। यहाँ पर एडम की पर्सनैलिटी में स्लाइट शिफ्ट हमें दिखता है। यह सबकॉन्शियसनेस धीरे धीरे एंथनी की मेन पर्सनैलिटी से कनेक्ट हो रहा है। उसकी हरकतें देख के मैरी चली जाती है। याद रखना, मैरी के साथ यह सीन बस उसके दिमाग में चल रहा है, वो असली में एग्जिस्ट नहीं करती। एडम को याद आता है कि उसने मूवी में जो कैरेक्टर देखा था वो उसके जैसे दिखता है। वो फिर से मूवी देखता है और कंफर्म कर लेता है। मूवीज़ के क्रेडिट्स में उसका नाम होता है और एडम उसे इंटरनेट पर ढूंढता है। उसके पास एक फटा हुआ फ़ोटो होता है जिसके साथ वो एंथनी को कंपेयर करता है। ये फटा हुआ फ़ोटो एंथनी का उसके बीवी के साथ का फ़ोटो है। याद रखना, ये सब उसके दिमाग में हो रहा है। एडम की पर्सनैलिटी साकारते वक्त एंथनी अपनी बीवी का एग्जिस्टेंस मिटा देता है। यह बात सेंसरिंग इन्फॉर्मेशन को दर्शाती है। इंटरनेट की मदद से एडम उस टैलेंट एजेंसी का इन्फॉर्मेशन लेता है जिसके साथ एंथनी काम करता था। एंथनी एडम की पर्सनैलिटी बनकर एजेंसी में जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात सिक्योरिटी गार्ड के साथ होती है जो उसे एंथनी करके पुकारता है और बोलता है कि वह 6 महीने से वहाँ पर नहीं आया था। हेलन को प्रेग्नेंट हुए भी 6 महीने हो गए हैं। इसका मतलब हेलन के प्रेग्नेंट होते ही एंथनी ने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया था। सिक्योरिटी गार्ड उसे एक एनवलप देता है। यह एनवलप एक टेम्पटेशन है। इसके ऊपर आगे बात करेंगे। एनवलप से एडम को एंथनी का फ़ोन नंबर और एड्रेस का पता चलता है। वो कॉल लगाता है और हेलन फ़ोन उठाती है। वो एडम को सुनती है पर एक्चुअली एंथनी ही एडम की पर्सनैलिटी बनकर बात कर रहा है। एडम को समझ नहीं आता कि फ़ोन वाली लेडी उसके आवाज़ को किसी दूर के साथ कंपेयर कैसे कर सकती है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि ना सिर्फ वो एंथनी की तरह दिखता है बल्कि उसका आवाज़ भी सेम है और वो फ़ोन काट देता है। बाद में एडम एंथनी को कॉल करता है। यह उसके सबकॉन्शियसनेस का पार्ट है। एडम एंथनी से मिलना चाहता है। हमें तुरंत दिखाया जाता है कि एंथनी फ़ोन पर बात कर रहा है। जब हेलन उससे पूछती है कि लाइन पर कौन था और वो क्या उससे झूठ बोल रहा है, तब एंथनी हड़बड़ा जाता है। शायद वो हर बार फ़ोन पर किसी लड़की के साथ बात कर रहा होगा। हेलन को उस पर शक होता है। हेलन एडम को मिलने जाती है। वो यूनिवर्सिटी पर पहुंचती है जहाँ पर वो पढ़ाता है। वो एडम से बात करती है और हार्ट ब्रोकन है। गौर फरमाना, वो सरप्राइज नहीं है, वो दुखी है। उसे समझ में आता है कि एंथनी ड्यूअल लाइफ जीता है और एडम उसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी का हिस्सा है। एडम हेलन से बहुत अच्छे से पेश आता है।
वो उसकी प्रेगनेंसी के बारे में केयर करता है और पूछता है कि कितने महीने हो गए। हेलन एंथनी को कॉल करती है। जैसे ही एडम हेलन की साइड से दूर होता है तभी एंथनी फ़ोन उठाता है। यह सीन एंथनी के सबकॉन्शियसनेस का हिस्सा नहीं है। हेलन यह कैरेक्टर एंथनी के माइंड के बाहर का है। यह सीन कंफर्म करता है कि रियल लाइफ में भी एडम की पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है एज ए टीचर। आते हैं एंथनी के घर में। एंथनी ऑर्गेनिक ब्लूबेरीज मांगता है। हेलन उदास है। वह एंथनी को बोलती है कि वो उस आदमी को मिलने गई थी जो उस वक्त फ़ोन पर था, यानी कि एडम। वह बताती है कि दोनों की आवाज़ भी सेम है। वह एंथनी को पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। जब एंथनी बोलता है कि उसे नहीं पता, तब हेलन बोलती है शायद तुम्हें पता है। यह बात दर्शाती है कि हेलन को नहीं पता कि एंथनी की डुअल पर्सनैलिटी को कैसे हैंडल किया जाए। हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका सर स्पाइडर का होता है। यह सीन एंथनी की लाइफ में आए हुए औरतों को एम्फोसाइज करता है और दर्शाता है कि कैसे वो उनके जाल में ट्रैप्ड है। यह सपने के बाद एडम और एंथनी दोनों उठते हैं। पॉइंट ये है कि एडम और एंथनी इंटरफेरेंस के नज़दीक आ रहे हैं। एंथनी जगह फिक्स करता है और एडम को वहाँ बुलाता है। यह जगह दरअसल होटल है जहाँ पर लोग एस्कॉर्ट्स को लेकर आते हैं। शायद एंथनी यहाँ बहुत बार आया है। फाइनली एडम और एंथनी मिलते हैं। यहाँ पर होटल रूम असली है पर मीटिंग नहीं, मतलब कि रूम में सिर्फ एंथनी ही मौजूद है और वो अपने मन से ही बात कर रहा है। दोनों अपने लुक्स और आवाज़ को कंपेयर करते हैं। एडम टैलेंट एजेंसी का एनवेलप एंथनी को देता है और चला जाता है। एंथनी घर लौटने के बाद हेलन को बताता है कि वो आदमी दोबारा फ़ोन नहीं करेगा। उसके बाद एंथनी एडम को फॉलो करता है और मैरी को देखता है। वो मैरी को देखते ही रहता है। यह सब उसके माइंड में ही हो रहा है। एडम अपनी माँ को मिलने जाता है। यह सब बातें हमने पहले ही कवर कर ली है। बस एक बात है, एडम बोलता है कि उसे ब्लूबेरीज अच्छी नहीं लगती और उसकी माँ बोलती है कि उसे अच्छी लगती है। यह सीन याद रखना, जब एंथनी घर आता है तब वो ब्लूबेरीज मांगता है। फिर से आते हैं दोनों के कन्वर्सेशन पर। जैसे ही दोनों की बातें खत्म होती है, हमें एक बड़ा सा स्पाइडर दिखाया जाता है जो कि शहर में घूम रहा है। यह स्पाइडर उसकी माँ को दर्शाता है। एंथनी मिरर को देख के प्रैक्टिस करता है जो कुछ भी वो एडम को बोलने वाला है। यहाँ पर मिरर जानबूझकर दिखाया गया है जो कि इंडिकेट करता है कि एंथनी खुद के इनर सेल्फ से बात कर रहा है। वो प्लान बनाता है कि एडम को डरा के वो मैरी को हासिल कर लेगा। वो एडम को कहता है कि क्या वो उसकी बीवी के साथ सोया था। एडम क्लियरली नो नहीं बोल पाता। एंथनी बोलता है, You brought my wife into this, man. So I'm gonna bring your girlfriend into the picture as well. Get me out of your life. This is what's gonna happen first. You can give me your clothes and your car. I'm gonna take your girlfriend on a little romantic getaway. I'm gonna bring her back home tomorrow, and then I'm gonna come back here and I'm gonna bring back all your stuff, and I'm going to disappear from your life forever. Then we will be even. एडम की पर्सनैलिटी एक ऐसा पेशा अपनाकर सही काम कर रहा है जो एक बच्चे के आने वाली जिम्मेदारियों के अनुरूप हो। एडम को हेलन के साथ रहना चाहिए, ना कि एंथनी को। एंथनी आखिरी बार मैरी को मिलना चाहता है और वो फिर से सब खत्म कर देना चाहता है। एंथनी एडम बनकर मैरी के साथ चला जाता है। यह उसके सबकॉन्शियसनेस में हो रहा है। एडम हेलन के घर जाता है रियलिटी में। वहाँ पर बिल्डिंग वाला आदमी उसे घर छोड़ देता है। रास्ते में वो क्लब के बारे में डिस्कस करते हैं। यह आदमी पहले भी क्लब में दिखाया गया था। एडम हालांकि उसे नहीं पहचानता। एडम घर में पहुंचते ही एंथनी के कपड़े पहनता है। वो हेलन के साथ अपनी फ़ोटो को देखता है, मगर यह फ़ोटो कंप्लीट होती है। एडम की पर्सनैलिटी धीरे धीरे रियल लाइफ में टेक ओवर कर रही है। एंथनी अपने डीप सबकॉन्शियस माइंड में मैरी के साथ एक होटल में है। एडम हेलन से अच्छे से पेश आ रहा है। हेलन खुश है। उसे शक होता है कि जो आदमी उसके साथ है वो हिस्ट्री टीचर है। वो उससे पूछती है कि स्कूल में उसका दिन कैसा रहा। ये बात कंफर्म करती है कि हेलन को पता है कि वो कौन से पर्सनैलिटी के साथ है। मैरी नोटिस करती है कि वो एडम के साथ नहीं है। वो उसकी उंगली पर रिंग मार्क देखती है। वो डर जाती है। एंथनी उसे शांत करने की कोशिश करता है। एडम रियल लाइफ में उठता है और लिविंग रूम में जाता है। उसके माइंड में मैरी एंथनी से गुस्सा है और वो दोनों होटल छोड़ देते हैं। वो कार में लौटने निकलते हैं। एडम को धीरे धीरे वो सब अफेयर्स याद आ रहे हैं जो उसने एंथनी बनकर किए थे। वो रोता है और हेलन से माफ़ी मांगता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में एंथनी और मैरी कार में झगड़ा करते हैं। मैरी गुस्सा है कि एडम उसके साथ नहीं है। रियल लाइफ में हेलन एडम को कहती है, आई वॉन्ट यू टू स्टे। मैरी और एंथनी को झगड़ते झगड़ते कार एक्सीडेंट हो जाता है। वह दोनों सबकॉन्शियसनेस में मारे जाते हैं। जैसे हमें कार के विंडशील्ड के नज़दीक लाया जाता है, वैसे हमें दिखता है कि विंडशील्ड वेब के पैटर्न में टूटी है। यह दर्शाता है कि इस एक्सीडेंट का परिणाम कुछ नहीं बल्कि एक और वेब है। एंथनी और मैरी का एक्सीडेंट होता है और एडम घर पर सेफ होता है, इसलिए मैरी सिर्फ उसके दिमाग में मौजूद थी। रेडियो पर न्यूज़ आती है एक एक्सीडेंट के बारे में, पर आगे की इन्फॉर्मेशन सुनने से पहले ही रेडियो बंद हो जाता है।
हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि रेडियो पर दूसरे एक्सीडेंट की न्यूज़ होंगी या फिर रेडियो भी उसके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट हो। एडम को वो एनवेलप मिलता है जो उसने एंथनी को दिया था। उसके अंदर एक चाबी मिलती है। यह चाबी उस क्लब को एक्सेस करने के लिए थी। जैसे ही हमें लगता है कि एडम द गुड गाय ने टेक ओवर कर लिया है, वैसे ही ये चाबी उसको भटका देती है। वो हेलन को बोलता है, Helen, did you plan on doing something tonight? Because I think I have to go out. वो फिर से क्लब जाना शुरू करने वाला है। उसके लेक्चर को याद करो। And it's important to remember this, that this is a pattern that repeats itself throughout history. दिस इज़ अ पैटर्न दैट रिपीट इटसेल्फ थ्रू आउट द हिस्ट्री। उसने प्रोबेबली ऐसा पहले भी किया है। ऐसे ही उसने नई पर्सनैलिटीज़ बनाई हो सकती है। अब बारी आती है मूवी के सबसे डरावने और चौंका देने वाली सीन की। एडम हेलन को उस कमरे में बुलाता है जिसमें हम उसे जाते हुए देखते हैं, और हमें क्या दिखता है? एक फ्रीकिंग जाइगेंटिक स्पाइडर। इसका क्या मतलब है? यह स्पाइडर हेलन को दर्शाता है। ध्यान से देखना, स्पाइडर डरा हुआ है। एडम बिल्कुल शांत खड़ा है। वो हेलन ही है जो एडम या एंथनी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सबसे बड़ा जाल बुनती है, इसलिए वो जाइगेंटिक स्पाइडर है। उसका डर दर्शाता है कि कैसे एडम या एंथनी उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो फिर से क्लब जा रहा है और वो टैरेंटुला को स्क्वैश होता हुआ देख बहुत खुश हो रहा है। टैरेंटुला का स्क्वैशिंग उस कमिटमेंट को कुचलने का संकेत है जो उसे फंसा हुआ महसूस करा रही थी, यानी कि बीवी और बच्चा। जैसे कि वो लेक्चर में कहता है, It was Hegel who said that all the greatest world events happened twice, and then Karl Marx added, the first time it was a tragedy, the second time it was a farce. The first time it was a tragedy and second time it was a farce. एडम या एंथनी एक्सेप्ट करता है कि ये सब रिपीटेटिव है और इसमें कौन सी ट्रेजेडी नहीं है। वो खुद से ही लड़ रहा है। ही इज़ हिज ओन एनिमी। तो ये थी कहानी एनिमी मूवी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे ग्रे बना देना। क्यों? क्योंकि फ्री है। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई मूवी या फिर वेब सीरीज़ के साथ। टिल देन